नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं क्या खबर है द सुनामी पर। और हर रोज़ की तरह मौजूद हूँ आज भी इस अखबार के साथ, अमर उजाला के साथ आपके साथ मौजूद हूँ और दिखाएंगे कुछ खबर बताने की कोशिश करूँगा, जिसमें आज की जो कुछ बड़ी खबरें हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोग जो वीडियो देखते हैं वीडियो को शेयर करें और भी लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल जो कि द सुनामी के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और शेयर ज़रूर करें ताकि लोग देखें, मेरा भी हौसला बढ़ेगा उससे। और मैं कोशिश करूंगा कि लगातार कंटिन्यूस मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ सुबह इस अखबार के साथ आऊं और क्या बड़ी खबरें हैं अखबार में पूरे दिन की वो बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग शेयर करेंगे तो हौसला बढ़ेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो हौसला बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज के अखबार में जो पहली हेडलाइन, क्योंकि लगातार आप रोज़ देख रहे होंगे कोरोना के बढ़ते जो मरीज़ हैं उनकी खबर लगातार आ रही है कि कोरोना का संक्रमण लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है दोबारा से। ये हर उस समय होता है जब सीज़न चेंज हो रहा होता है और कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो एक दिन में 81,000 नए मरीज़, 11 राज्यों में हालात चिंताजनक। दिल्ली में 4 महीने बाद 3,594 नए केस मरीज़ हैं। उसके बाद दिल्ली में चौथी लहर, महाराष्ट्र के सीएम बोले बेकाबू हो सकता है संक्रमण। मध्य प्रदेश के भी 4 जिलों में लॉकडाउन लगा है। तो ये कोरोना की खबरें हैं। आगे की भी कई जो पेज हैं, आगे के भी कई पेजों पे कोरोना की खबर है, वो मैं बताऊंगा आगे चलेंगे तब। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि पहले ही पेज पे जो खबर एक और है कि मैं हेडलाइन नीचे लगा दूंगा। भाजपा प्रत्याशी की कार में मिली ईवीएम, पीठासीन अधिकारी समेत 5 निलंबित। तो दोस्तों, ये आप लोगों ने अगर कल टीवी चैनल खोल के देखा होगा तो ये खबर आपको पता भी चली होगी कि ईवीएम जो है वो भाजपा के एक प्रत्याशी जो कि वहीं के कैंडिडेट थे, उनकी गाड़ी में ईवीएम मशीन, ईवीएम मिली। तो एक तरीके से लोकतंत्र की चोरी, ईवीएम की चोरी। और इसके सफाई देते हुए जो इलेक्शन कमीशन ने कहा वो ये कहा कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो हमने ये गाड़ी ये गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी तो हमने ईवीएम इस गाड़ी में रखवा दिया और बाद में पता चला कि ये बीजेपी की गाड़ी है। तो ये एक संयोग या फिर चोरी इसको कहा जाए, क्योंकि जो गाड़ी निकली वो बीजेपी की निकली और उसी प्रत्याशी की निकली जो वहाँ से कैंडिडेट है। तो ये किस तरीके से संभव है कि, और इतनी ख़राब सिक्योरिटी डेमोक्रेसी की, इतनी ख़राब सिक्योरिटी लोकतंत्र की, क्योंकि उस ईवीएम में जब्त थे, उस ईवीएम में कैद थे हमारे वोट, वहाँ के जो वोटर्स थे उनके वोट उसमें थे, और वो चोरी हो जाए तो इसको लोकतंत्र की चोरी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। उसके बाद आप सफाई दे देते हैं कि गाड़ी ख़राब हो गई थी तो ये गाड़ी गुजर रही थी तो हमने इसमें ये रखवा दिया। तो बहुत साधारण सा जवाब, बहुत गैर जिम्मेदाराना जवाब इलेक्शन कमीशन का। और क्या इसके बाद सवाल उठना शुरू होते हैं कि क्या उसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा है कि 5 निलंबित, पीठासीन अधिकारी समेत 5 निलंबित, तो क्या किसी को सस्पेंड कर देने से या वहाँ चुनाव दोबारा करवा लेने से इस समस्या का समाधान है? क्योंकि ईवीएम पर सवाल लगातार उठते रहे हैं पिछले कई वर्षों से। विपक्ष जो है ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है और कल वो पाया भी गया कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मशीन पाई गई। तो उसके बाद क्या सिर्फ इतना कर देना कि वहाँ पे जो अधिकारी थे उनको निलंबित कर देना, वहाँ चुनाव दोबारा करवा देना, ये इसका समाधान है? समाधान परमानेंट। और कहा जाता है कि चोर तब तक चोर नहीं होता जब तक चोरी पकड़ी ना जाए। चोरी कल पकड़ी गई तो चोर है। और क्या आपको क्या पता कि कई और जगह भी यही हाल हो लेकिन वहाँ पकड़े नहीं गए? तो ये चीज़ें हैं। तो क्या सिर्फ उसी जगह चुनाव करवा देना या फिर कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर देना इसका समाधान होता है? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, एक साधारण सा जवाब इलेक्शन कमीशन का कि गाड़ी ख़राब हो गई थी। और उसके बाद एक खबर और जो कल आई, बड़ी खबर, कि अलवर में, राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, किसान नेता हैं, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, उनके काफिले पर हमला किया गया। उनके एक साथी राकेश टिकैत के साथी जख्मी भी हुए, जिसमें और गाड़ी के कांच
फोड़ दिया गया। जैसे थोड़ा सा पढ़ के होता था, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार को अलवर में भीड़ ने हमला बोल दिया। टिकैत की कार के शीशे टूट गए और सहयोगी घायल हो गया। उन पर स्याही फेंकने की भी कोशिश की गई। इसके विरोध में किसानों ने गाजीपुर सीमा पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, सिंघू सीमा, कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे और हापुड़ में NH9 पर जाम लगा दिया। तो कल लगातार ये हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि कुंडली से लेके चिल्ला से लेके और तमाम एक्सप्रेसवे जाम किए गए। गाजीपुर बॉर्डर पे भी एक्सप्रेसवे जाम किया, NH9 जाम किया गया इसके विरोध में, आक्रोश में आके। जिसके बाद राकेश टिकैत ने कहा है, राकेश टिकैत ने अपने समर्थकों से प्रतिक्रिया में गलत कदम ना उठाने को कहा और सरकार सुन ले, इस तरह की घटनाएं आगे हुई तो भाजपा सांसद विधायक घरों से निकल नहीं पाएंगे, ये राकेश टिकैत ने कहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर कल जो आई कि राकेश टिकैत के काफिले, जो अलवर में राकेश टिकैत के काफिले पर हमला हुआ और उसके बाद आक्रोश देखने को मिला किसानों का और युवाओं का, और जो जिससे कि सड़कें जाम हुई और कल जाम का सामना जो नागरिकों को करना पड़ा। तो इस तरीके की हरकत ना हो आगे, ये राकेश टिकैत ने कहा है, नहीं तो सांसद और विधायकों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके की बात राकेश टिकैत ने कही है। और ये कश्मीर की एक खबर, भाजपा नेता के घर पर हमला करने वाले 2 दहशतगर्द ढेर, एक अन्य भी मारा गया। पुलवामा में 24 घंटे मुठभेड़ के बाद वहाँ पे आतंकियों को मारा गया। वही खबर है कि हेडलाइन में आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा। पुलवामा में 24 घंटे के भीतर शहीद पुलिसकर्मी का लिया बदला, जवान से लूटी SLR भी बरामद। भाजपा नेता के घर में जब हमला हुआ था तो वहाँ पे एक पुलिसकर्मी जो मौजूद था भाजपा नेता के घर सिक्योरिटी के लिए, उसकी हत्या कर दी गई थी। तो वो शहीद हो गया था। उसके बाद 24 घंटे के अंदर यहाँ दिखाया बदला लिया गया। और इसके अलावा क्या खबर है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। एडवर्टीज़मेंट है, दिल्ली में फिलहाल नहीं लगेगा लॉकडाउन, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि तमाम आशंकाओं के बाद अरविंद केजरीवाल ने किया खारिज, कहा काबू में है हालात, लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ी तो जनता से लेंगे राय। ये अरविंद केजरीवाल ने कल कहा और जितनी आशंकाएं लग रही थी दिल्ली में लॉकडाउन लगने की, सबको खारिज करते हुए बोल दिया कि अगर ज़रूरत पड़ेगी लॉकडाउन लगाने की तो पहले दिल्ली की जनता से राय ली जाएगी। तो यही सारी बातें हैं। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी खबर मुझे लगी, दिल्ली की खबर है और ये बहुत चिंताजनक खबर है क्योंकि राजधानी दिल्ली, बेड के लिए 3 अस्पतालों में गुहार, नहीं बची नन्ही जान। ये खबर दिल्ली राजधानी की, यार किसी और राज्य में हो, किसी और पिछड़े इलाके में हो तब आपको समझ में आता है कि चलो ये हालात हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में तमाम अस्पताल होने के बाद ये हाल कि बेड के लिए 3 अस्पतालों में गुहार, नहीं बची नन्ही जान। कहानी ये है कि मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ के सुनाता हूँ। देश की राजधानी में करीब 8 घंटे तक तमाम नामचीन अस्पतालों के चक्कर काटने के बावजूद समय पर इलाज न मिलने के कारण 2 साल के एक मासूम की मौत हो गई, उनके परिजनों के। और इसमें मैं आपको तमाम, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो जो 2 साल का लड़का था वो खेलने के दौरान छत से नीचे गिर गया, जिसके बाद उसको ले जाया गया सुश्रुत ट्रामा सेंटर में उनको ले जाया गया। वहाँ पे उसका प्राथमिक इलाज जो भी हुआ, पट्टी वगैरह की गई। उसके बाद उन्होंने उनको रेफ़र किया एम्स ट्रामा सेंटर जाने के बाद उन्होंने कहा यहाँ बेड नहीं है, उन्होंने रेफ़र किया सफदरजंग में वेंटिलेटर नहीं था। वेंटिलेटर ना होने की वजह से सफदरजंग ने राम मनोहर लोहिया में रेफ़र किया और राम मनोहर लोहिया गए तो उन्होंने वहाँ के दरवाजे से ही लौटा दिया, उनकी बात तक नहीं सुनी। तो राम मनोहर लोहिया जाने के बाद लोकनायक अस्पताल गए, लोकनायक में भी उनकी बात नहीं सुनी गई। और इनमें से 3 अस्पताल, एम्स, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया, जो कि NCD के अंदर आते हैं, केंद्र सरकार के अंदर आते हैं, और लोकनायक जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। तो ये चारों सवाल, सब पे सवाल उठते हैं। जितनी ये सारे बड़े अस्पताल दिल्ली के, यहाँ घूमने के बाद कहीं भी भर्ती नहीं किया गया उस लड़के को, 2 साल के लड़के को, और जिसके बाद रात 9:30 बजे दिन में 12 बजे से घूमना शुरू किया। रात 9:30 बजे उस लड़के की
मौत होगी, उस लड़के की जान बची नहीं। तो ये दिल्ली का हाल है। अगर आप इमरजेंसी में किसी अस्पताल में एडमिट होना चाह रहे हैं तो आपको उसमें जगह नहीं मिलेगी, उसमें बेड नहीं मिलेगा, बेड होगा तो वेंटिलेटर नहीं होगा, तमाम मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा दिल्ली राजधानी में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछड़े राज्यों में क्या होगा। खैर पिछड़े राज्यों की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सवाल अब यहाँ उठना शुरू होते हैं क्योंकि लगातार दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होती है, लेकिन जब इस तरीके की हम खबर सुनते हैं तो फिर सवाल उस पर उठना शुरू होते हैं कि लगातार जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है, तो क्या यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर है? एक छोटा सा बच्चा, 2 साल का बच्चा, जिसको तुरंत एडमिट किया जाना चाहिए था, उनकी हालत गंभीर थी, उसको तुरंत एडमिट किया जाना चाहिए था, लेकिन कई अस्पतालों में घूमने के बाद, पूरी दिल्ली घूमने के बाद, 8 घंटे घूमने के बाद उस लड़के को कोई अस्पताल नहीं मिलता, कोई अस्पताल उसको एडमिट करने के लिए राज़ी नहीं होता और उस लड़के की मौत हो जाती है। और उसके बाद इस पे सवाल पूछे जाने पर, सभी अस्पतालों से सवाल पूछे जाने पर सभी लोग इनकार कर देते हैं कोई भी टिप्पणी देने से, नो कमेंट्स। तो ये हालात हैं दिल्ली के, ये हालात है राजधानी के, बहुत गंभीर समस्या दिल्ली प्रशासन के लिए। क्योंकि जब लगातार इस तरीके की बातें की जाती हैं, लगातार इस तरीके के वादे किए जाते हैं, कि दावे किए जाते हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम उच्च लेवल की है और उच्च स्तर की है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, तो फिर इस तरीके के केसेस जब हम सुनते हैं तो फिर वो शंका करती है और वो फिर सवाल पैदा करते हैं। और उसके बाद यही खबर है कि NH9 पर 2 घंटे जाम, वाहनों की लंबी कतार, चिल्ला बॉर्डर पर 1.5 घंटे तक किसानों का कब्जा लगा जाम, और राकेश टिकैत जो हमला हुआ उस वजह से ये जाम का सामना लोगों को करना पड़ा। और उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं कोई खबर, उसके बाद ये बंगाल की खबर है, तानाशाही और तुष्टीकरण ही ममता की नीति। ये अमित शाह ने कहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि तानाशाही और तुष्टीकरण ममता की नीति, लेकिन आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे होंगे किसी पत्रकार की, वहाँ अगर आप इस तरीके की बात करें, लगातार भारतीय जनता पार्टी का आरोप ममता बनर्जी पर कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करती हैं, जय श्री राम बोलने से रोका जाता है। तो ये सारी बातें जब कही जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, कल अमित शाह ने भी कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ममता की नीति, लेकिन आप ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, यूट्यूब पे लगातार कई पत्रकार मौजूद है बंगाल में ग्राउंड रिपोर्ट जो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप किसी भी हिंदू या मुस्लिम से पूछेंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर ममता किसी से भेदभाव करती हैं, कि हिंदुओं के लिए रहना मुश्किल है यहाँ पर। लेकिन और तुष्टीकरण की राजनीति की बात करें तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा किस तरीके से नंदीग्राम में और तमाम विधानसभा क्षेत्रों में ओम के और जय श्री राम के झंडे लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ ओम और जय श्री राम के झंडे लगाए गए, तो क्या इसको तुष्टीकरण नहीं कहा जाता? तो इस पर भी सवाल उठना शुरू होते हैं जब अमित शाह ये कहते हैं कि तानाशाही और तुष्टीकरण की राजनीति ममता करती हैं। तो और उसके बाद ममता बनर्जी ने भी फिर तंज कसते हुए कहा कि गृह मंत्री पर लगाम कसे पीएम। ये बात कल ममता बनर्जी ने कही। तो वही बात, क्योंकि मैं लगातार बोलता हूँ कि 5 राज्यों में चुनाव है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए किन 5 राज्यों में चुनाव है तो बंगाल के बाद आप सारे 5 राज्यों के नाम बताने में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बंगाल चर्चा में, बंगाल की चर्चा ज़्यादा हो रही है। और कल जो असम में हुआ उसकी भी यहाँ पे बात थोड़ा सा विस्तार में यहाँ लिखा गया है कि सरकारी गाड़ी खराब होने पर निजी कार से गई पार्टी। और उसके बाद राहुल गांधी ने भी कहा था, राहुल गांधी ने कल ट्वीट करके और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके इस पर कहा था, इसको एक स्क्रिप्ट बताते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कैसी स्क्रिप्ट है कि गाड़ी ख़राब होती है इलेक्शन कमीशन की, और उसी समय बीजेपी की गाड़ी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है और बाद में पता चलता है कि वो गाड़ी बीजेपी की। ऐसा हर बार ही क्यों होता है कि ईवीएम बीजेपी की गाड़ी से पाया जाता है? ये सवाल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने खड़े किए, और इलेक्शन कमीशन पे भी इसके बाद सवाल खड़ा होना शुरू हुए। तो दोस्तों, आज के अखबारों की बात करें तो इतना ही है।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कुछ खास खबरें ज़्यादा थी नहीं, जो थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और ये एक जो पाकिस्तान की खबर मैं आपको पिछले 2 दिन से बता रहा हूँ वो है कि कपास आयात के यूटर्न के पर पाक में नाराज़गी। पाकिस्तान के जो कपड़ा मिल की कंपनी थी और ये कपास आयात जब यूटर्न लिया पाकिस्तान ने, तो जो कपड़ा मिल की जितनी कंपनी थी पाकिस्तान में, सब ने अपनी नाराज़गी दिखाई है कि इससे उनका नुकसान हुआ, क्योंकि भारत से व्यापार के बाद उनको इससे फ़ायदा होने वाला था। और एक खबर अमेरिका से आई है, कैपिटल हिल पर कार ने 2 पुलिस अफसरों को कुचला, एक की मौत, हमलावर भी मारा गया। ये कैपिटल हिल की वाशिंगटन की ये खबर। और हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में आप जिस तरीके से जानते हैं, मैं इस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द, कि आर्मी रूल लागू हो चुका है और उसके बाद लगातार जो वहाँ के नागरिक हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। वही खबर कि बल प्रयोग के बाद भी सड़कों पर सेना का विरोध जारी। सड़क पर उतर कर तमाम बल प्रयोग सेना कर रही है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के लोग इसका विरोध लगातार कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और तमाम जो नेता सब जेल में म्यांमार में, और जो लोग नागरिक हैं जो विरोध कर रहे हैं उनके साथ भी बल प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन वो लोग तमाम तरीके से इनका सेना का पूरे तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को।